हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम। हम हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसी का ये अगला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बलवंत राय समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन 1952 में किया था। 1952 में किया था और त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर की समिति थी। 3 स्तर में पहला स्तर ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ये 3 स्तर थे। ये 1952 में इसका गठन हुआ और लागू कब से हुआ था? तो 1958 से। तो और किस समिति द्वारा इसका गठन किया गया? तो बलवंत राय समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 3 स्तर मैंने बता ही दिए हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। कब हुआ था? तो 1952। और लागू कब हुआ था? तो 1958। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 21 वर्ष ही लोकसभा और विधानसभा के लिए भी होगी, और लोकसभा या विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए भी 21 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष। तो ग्राम पंचायत की सदस्यता और लोकसभा और विधानसभा इन तीनों के लिए 21 वर्ष या इससे अधिक, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचार या अभिव्यक्ति का अधिकार, या फिर सभी पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, और विचार और अभिव्यक्ति ये तीनों ही मौलिक अधिकार है। बस ऑप्शन डी जो कि सभी पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया, नागरिकों के लिए दिया गया अधिकार है। ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आर्टिकल 39 का सब आर्टिकल 4 में दिया गया अधिकार है, जो कि राज्य देंगे सभी नागरिकों को, सभी पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 का, इसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संशोधन 1976 में रूस से लिया गया ये अधिकार है, ये मूल कर्तव्य है। और ये भाग 4 के दूसरे भाग, मतलब भाग 4 में तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, उसी का भाग 4 में क करके दूसरा उसका एक और भाग है, भाग 4 का क में आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल क में दिया हुआ ये अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के द्वारा ये अधिकार प्रदान है कि वे मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई कर सकते हैं, और इसीलिए मौलिक अधिकारों का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से
किसे इंगित करने के लिए होता है? तो चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट जिसको बोला जाता है वो है प्रेस तथा समाचार पत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रेस तथा समाचार पत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 4 स्तंभ होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन चौथा स्तंभ भी माना जाता है और वो है स्वतंत्र प्रेस और समाचार पत्र। प्रेस और समाचार पत्रों को आधुनिक उदार लोकतंत्र में फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। स्वतंत्र तथा सशक्त प्रेस लोकतंत्र का रक्षक तथा सजग प्रहरी माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के सब आर्टिकल ए में प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। इस आर्टिकल में प्रॉपर मेंशन नहीं किया है कि इसमें प्रेस को स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन इसमें ऐसा बताया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता सबको है, तो इसी में ही प्रेस का अधिकार भी मेंशन किया गया है। मतलब मेंशन स्पेशली मेंशन नहीं किया, लेकिन बताया गया है, कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि अनुच्छेद 19 के सब आर्टिकल ए में बोलने का अधिकार है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि चौथा स्तंभ होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्न स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था प्रेस तथा समाचार पत्र, वही आंसर इसका भी होगा, प्रेस और स्वतंत्रता जो विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, मतलब मेंशन नहीं किया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में लिखा हो, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें ही माना गया है उसकी स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता और कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, और लास्ट संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये सारी 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में है। और 19 की पहली स्वतंत्रता जो कि बोलने की स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, जो कि विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट है जो कि स्वतंत्रता है, जो कि भारतीय संविधान में मेंशन ना होने पर भी ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया या फिर उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्र का मुखिया। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्र का मुखिया होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो जब भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो अपने पद से, तो वह त्याग पत्र को में संबोधित सिर्फ उपराष्ट्रपति को ही कर सकता है। मतलब अगर उसे पत्र लिखना है कि मैं अब त्याग देना चाहता हूँ इस पद से, तो वो उपराष्ट्रपति के लिए लिखेगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान के आर्टिकल 56 के फर्स्ट या ए या का के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर और अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, इस्तीफा दे दिया जाता है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है शासन करने के दौरान ही, तो 6 महीने के अंदर उसे भरना आवश्यक होता है। और ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो आर्टिकल 62 के 2nd सब आर्टिकल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसे उपराष्ट्रपति संपादित कर सकता है, लेकिन अगर दोनों का ही पद खाली हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पद के कार्यों को संपादित कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन
उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर पढ़ा 6 महीने की अवधि तक उसे भरना होता है, तब तक ही उपराष्ट्रपति उस कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए यानी किसी भी नए कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है। तो किसी भी विधि कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है, इसलिए उसमें कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव होने से पहले उसकी सर्वोच्च न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और किस आर्टिकल के तहत, तो 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधि के लिए परमिशन ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है। तो विदेशी आक्रमण या दंगे फसाद की वजह से आने वाला आपातकाल, या फिर राज्य में संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाला आपातकाल, या फिर वित्तीय स्थिरता या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे से आने वाला आपातकाल। तो इनमें से किसी भी आपातकाल को राष्ट्रपति स्वयं घोषित नहीं कर सकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। और किस किस आर्टिकल के तहत, तो 352, 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल के तहत ही आपातकाल लगा सकता है। और किसकी परमिशन, किसके मतलब मंत्रिमंडल की सलाह पर ही, उनसे बात कर ही वह आपातकाल लगा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यही राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक हैं शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। और ये कहाँ से बनाई थी, तो पाटलिपुत्र के बाद से शिफ्ट करके वैशाली बना ली थी। और ये पाटलिपुत्र पहले किससे, मतलब हर्यक, इससे पहले हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हर्यक वंश के बाद जब शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की तो उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली, मतलब वैशाली में कर ली। और फिर इसके बाद वापस से पाटलिपुत्र हो गई थी। तो शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे कालाशोक, उन्होंने वापस से ही पाटलिपुत्र कर ली थी। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली में। इसके बाद अगर आता है कि इनके उत्तराधिकारी जो कि कालाशोक थे, इन्होंने फिर से पाटलिपुत्र बना ली थी। तो आप इसको याद रखिएगा, शिशुनाग ने वैशाली बनाई थी, इनके पुत्र कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र बना ली थी। और ये शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। और इससे पहले कौन सा वंश था, तो हर्यक वंश। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी तो वैशाली बनाई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में जब महाजनपद काल चल रहा था उस समय किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 16 महाजनपद थी जिसमें से अवंती एक इम्पॉर्टेंट जनपद थी जिसकी राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। काशी की बात करें तो काशी की वाराणसी थी, कौशल की श्रावस्ती थी और मल्ल की कुशीनारा। तो उज्जैन किसकी थी, तो अवंती की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, और महाजनपद से रिलेटेड राजधानी हम देख लेते हैं जो कि 16 महाजनपद थी। उनमें काशी की तो अभी हमने पढ़ी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, चेदी शक्तिमती, वत्स कुशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल की काम्पिल्य, मत्स्य की विराटनगर, सुरसेन की मथुरा, अश्मक की पैठान या पोटिल, अवंती की उज्जैन। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, अवंती की कौटिल्य उज्जैन या फिर महिष्मती, मतलब दोनों ही बोल रहे थे। और गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक या राजपुर, वज्जी की वैशाली,
मल्ल की कुशीनगर या कुशीनारा या फिर पावा भी बोल रहे थे, दोनों में से कोई एक। मगध, मतलब दोनों ही एक ही नाम बोला जा रहा था। और मगध की गिरिव्रज या फिर राजगृह, दोनों का ही एक ही नाम है। तो ये 16 महाजनपद थी, इनकी राजधानी। फ्रेंड्स आप याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो इससे क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और किसके विरुद्ध किया था? तो पंजाब के शासक थे पोरस। पोरस के विरुद्ध किया था, पोरस से युद्ध किया था। और इस युद्ध को क्या कहा गया था? तो हाइडेस पीच का युद्ध कहा गया था, या फिर इसको झेलम का वितस्ता। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि झेलम को ऋग्वेद में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, इसलिए झेलम या वितस्ता का युद्ध भी इसे कहा गया। हाइडेस पीच का युद्ध इसे बोला गया। और पोरस कहाँ के शासक थे? तो पंजाब के शासक थे। इनके विरुद्ध जब उसने आक्रमण किया भारत पर, तो कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। अगर सिकंदर की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, सिकंदर का जन्म हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। फ्रेंड्स मैंने ये बता दिया है, ये आप याद रखिएगा। अगर सिकंदर से रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको गलत ना करें। तो आक्रमण तो 326 में किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक माना जाता है? तो इतिहास का जनक जिसे माना जाता है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसको हिस्टोरिका बोला गया, हिस्टोरिका, और इसी के नाम पे हिस्ट्री नाम पड़ा। तो इसका तो इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हेरोडोटस, और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, और इन्हीं को इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो मेगस्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। कोलंबस ने जो की थी वो अमेरिका की खोज की थी, वो निकले भारत की खोज में थे, लेकिन 1492 में इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी। तो ये भारत नहीं आए थे, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वास्को डी गामा भारत आए थे, और वो आए थे 1498 में आए थे भारत की, और इन्हीं को भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज 498 में की थी, लेकिन कोलंबस ने नहीं की थी और वो कभी भारत नहीं आए, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो मेगस्थनीज द्वारा रचित मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाने वाला, या पता जिसे मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, उनकी एक बुक थी, उसका नाम इंडिका था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मेगस्थनीज की जो रचित पुस्तक उसका नाम इंडिका है, तो आप याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं ने ही उनकी सहायता की थी, और उनका नाम था चाणक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने वाले और उनके प्रधानमंत्री जो थे वो थे चाणक्य, और इनको कौटिल्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में कौटिल्य या विष्णुगुप्त आ जाता है तो आप चाणक्य ही याद रखिएगा। इनके ये तीन नाम हो गए इनके, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसको अर्थशास्त्र बोल रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है चाणक्य से रिलेटेड तो पुस्तक का आ सकता है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड आ सकता है। तो उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, इन्होंने ही उनके राज्य विस्तार में मदद की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश से संबंधित है अशोक? किस वंश से संबंधित हैं? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, इसलिए मौर्य वंश से किसका संबंध है? तो अशोक का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 261
यानी कि 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उस युद्ध में काफ़ी लोगों की जान गई थी, काफ़ी सैनिकों की जान गई थी, जिस वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म के उपदेश सुने और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 में ही इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस युद्ध की विजय के बाद अशोक ने युद्ध ना करने का भी निर्णय लिया था। तो बौद्ध धर्म अपनाने के साथ ही युद्ध ना करने का निर्णय भी अशोक ने लिया था। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध की विजय के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो फ्रेंड्स, मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो ये तीनों ही मौर्य वंश से संबंधित है। अजातशत्रु ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश से थे और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार के पुत्र ही अजातशत्रु थे। तो आप ध्यान से सारे ऑप्शन देखकर ही टिक करिएगा। तो अजातशत्रु इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बृहद्रथ इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम शासक यही रहे और इसके बाद कौन सा वंश स्टार्ट हो गया था? तो पुष्यमित्र शुंग स्टार्ट हो गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो प्राचीन सांची स्तंभ अशोक के समय में बना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये सांची कहाँ पर है? तो ये एमपी में है। ये ध्यान रखिएगा, सांची के स्तूप बनाए गए हैं और ये किसके समय में बनाए गए थे? तो अशोक के समय में बनाए गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र हाल ही में जिसको पटना बोल रहे हैं, पाटलिपुत्र निम्न में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है, मतलब इनके संगम पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।